This conference will now be recorded. सोमवासरः अथवा हिन्दुवासरः चैत्रशुद्धतृतीया दिनांक 4 एप्रिल 2022 चरक मीमांसा अध्याय 8 शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धितर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। बुद्धिमान आत्मना कार्य गुरु लाघवम कर्म फलम अनुबंधम देशकालौ च विदित्वा युक्ति दर्शनात् भिषक बुभुषु शास्त्रमेव आदितः परीक्षेत। ते काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का सूत्र है कि पहले शास्त्र की ही परीक्षा करें। कौन? बुद्धिमान। तो जिसको बुद्धि है, जो बुद्धिमान है, वो पहले शास्त्र की ही परीक्षा करे। क्या क्या करके या क्या जानकर कार्य गुरु लाघवम उसके जो कार्य है वो गुरु है, लघु है, किस प्रकार के है, ये पता कर ले। कर्म फलम कर्म का जो फल मिलने वाला है, अनुबंधम उसका दीर्घकालीन जो फल इस प्रकार का मिलने वाला है, देश कालौच और देश और काल ये दोनों जानकर विदित्वा युक्ति दर्शनात् युक्ति दर्शन से भिषक बुभुषु भिषक होने की इच्छा करने वाला वैद्य बनने की इच्छा करने वाला शास्त्र में वह आदितः परीक्षा, शास्त्र की ही परीक्षा पहले करे। तो कहने का तात्पर्य आता है कि जिसको इस वैद्यक में आना है, जिसको वैद्यक शास्त्र सीखना है, आयुर्वेद सीखना है, उसको पहले बुद्धिमान होना जरूरी है। ये बुद्धिमानों के लिए है, बाकी मंद बुद्धि वाले लोगों के लिए वास्तव में नहीं है। फिर भी आगे चलकर त्रिविध शिष्य बुद्धि तो इस प्रकार का बताते हैं। तो अनुक्तार्थ ज्ञानाय बुद्धिमताम इस प्रकार से भी बताते हैं, और व्यवहाराय च अल्प बुद्धि नाम। फिर भी जो बुद्धिमान है वो पहले ये डिसाइड करे कि मुझे शास्त्र वैद्यक बनना है, तो शास्त्रिक परीक्षा करनी चाहिए। कार्य गुरु लाघवम अपने जो भी कार्य होंगे उनका गुरु लाघव
कि ये ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा समय लेने वाला है, ये हल्का है, ये जल्दी हो सकेगा। इस प्रकार के गुरु लाघव ये सब देखकर एक उदाहरण दातार गुरु जी का अच्छा है। दातार गुरु जी और वामनाचार्य मुलुंड में दातार गुरु जी की प्रैक्टिस थी। और वहाँ वामनाचार्य करके एक लड़का आता था। वो वास्तव में बीकॉम वगैरह ऐसा कुछ ग्रेजुएट था और केवल एक गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति होने के कारण उनके पास बैठकर पुड़िया वगैरह बनाना ये सब करता था। सर्विस थी उसकी। फिर दातार गुरु जी ने उसकी प्रामाणिकता और कष्ट ये सब देखकर उसको सुझाव दिया कि तुम अगर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते थे। उस समय में तो ये कोई 11वीं का था और 11वीं के बाद एडमिशन होती थी। डीएसएससी, डीएसएफ इस प्रकार का कुछ कोर्स होगा। तो जो जैसे कहा है आत्मना कार्य गुरु लाघवम, उन्होंने एक 4 बरस का कोर्स है तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। मेरी आमदनी बंद हो जाएगी और मुझे इतना खर्चा होगा कुटुंब चलाने, परिवार चलाने के लिए और कॉलेज की फीस तो बहुत कम थी, वो बहुत अलग थी। लेकिन इन सभी का विचार करके उनने निर्णय ले लिया कि नौकरी छोड़ दे और डीएसएस जो जो कोर्स था उसमें एडमिशन ले ले। एडमिशन ले ली, 4 बरस कोर्स पूरा किया। दातार गुरु जी के यहाँ आता रहा नियमित रूप से। जब दातार गुरु जी ने देखा कि उनके कहने पर शिष्य ने इस प्रकार से किया है, तो जैसे ही वो उसने पदवी प्राप्त की तो उन्होंने चाबियां उसके हाथ में दे दी क्लिनिक की। अब तुम ये क्लिनिक संभालो करके वो दादर में चले गए। दूसरी जगह पे चले गए। तो ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य मिलना भी काफी मुश्किल इस प्रकार की स्थिति है। अभी फिलहाल बहुत सारे लोग बीए में सोने के बाद उनको पता चलता है कि ना उन्हें आयुर्वेद आता है, ना एलोपैथी आती है और ना ही प्रैक्टिस ही कुछ सीखी है इस प्रकार से। फिर ज्यादातर लोग जो है वो एलोपैथी जीपी के पास जाते हैं। एक 5-6 महीने में जीपी सीख लेते हैं और फिर एलोपैथी की जीपी जन्म भर करते रहते हैं। तो यही सिलसिला बहुत सारे बरसों से चला आ रहा है। उसके अपवाद भूत भी कुछ होते हैं। चाहे जीपी सीख ली, चाहे इंटेंसिव केयर यूनिट में काम किया और फिर पता चला कि एलोपैथी खोखला है, कुछ नहीं है एलोपैथी में और आयुर्वेद अच्छा है। अभी मालूम पड़ा कि ये वैद्य अच्छे हैं, इनके पास जाकर सीख सकते हैं। लेकिन कम से कम बरस या 2 बरस तो सीखना चाहिए। आयुर्वेद इतना आसान नहीं है कि 6 महीने में हो जाए। फिर भी आयुर्वेद सीखने से जो फायदा होगा वो पूरे जन्म भर के लिए होगा। खास करके जो लोग शासकीय संस्थाओं में एमडी करके आते हैं, वहाँ स्टाइपेंड मिलता रहता है, अच्छा स्टाइपेंड मिलता रहता है और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं होता। तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी कॉलेज में नौकरी कर पाना और जन्म भर नौकरी करना ऐसा ही मकसद हो जाता है। वो अगर डिसाइड कर लेते हैं कि अगले 2 बरस, वैसे एमडी होने तक 27-28 उम्र हो जाती तो घर वालों की स्थिति कैसी, आर्थिक स्थिति, ये अगले 2 बरस तक अगर कहीं जाकर आयुर्वेद सीखेगा तो उसके पालन की क्षमता उसके माता पिताओं में है या नहीं, या ये फिर कुछ स्टाइपेंड वगैरह लेकर सीख सकता है क्या। तो ऐसी स्थिति है तो ये करना बेहतर है कि इस प्रकार से प्रैक्टिस अगर सीख लेंगे तो एमडी डिग्री है ही तो किसी कॉलेज में भी लग सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी ही है उसके साथ में।
तो ये 2 बरस महत्वपूर्ण है कि जिसके ज़रिए वो भली-भांति आयुर्वेद की प्रैक्टिस सीख लेंगे और ऐसी प्रैक्टिस सीख लेने के बाद पूरे जन्म के लिए उन्हें वो पूंजी काम में आएगी। तो मेरा सुझाव ऐसा है कि एमडी होने के बाद, एमडी होने तक आपने कुछ भी नहीं किया है, आयुर्वेद कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की है, खास करके जो पुणे में रहने वाले लोग हैं। और यहाँ तो काफ़ी वैद्य है और काफ़ी जगह जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास भी लोग आते रहते हैं कि किसी से भी कुछ भी सीखने की कोई कोशिश नहीं की। तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि 1-2 बरस आगे चला जाए तो भी चलेगा वो, ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि सेटलमेंट में समय लगता है और सेटलमेंट होने के बाद ही शादी के बारे में सोच सकते हैं, तो उसमें भी शादी में भी देर हो जाती है। लेकिन अभी जो लड़कियां एमडी कर रही है उनकी उम्र भी 28 से ऊपर चली जाती है और फिर उन्हें भी उसी प्रकार का 30-31 वाला लड़का ढूंढना पड़ता है। फिर कास्टिज्म है, अपने कास्ट में लोग मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये भी एक अलग बात है। पढ़े लिखे मिलते हैं या नहीं मिलते, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कार्य गुरु लाघव मेरे ऊपर जिम्मेदारी कितनी है कि घर में माता पिता दोनों वृद्ध हो गए हैं, तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनका आर्थिक संसाधन टूट गया है तो फिर मुझे जल्दी कमाना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो एक शॉर्टकट ये होता है कि 6 महीने एलोपैथी प्रैक्टिस सीख लो जीपी और डायरेक्ट प्रैक्टिस शुरू करो इस प्रकार से। लेकिन एक बार ये मौका हाथ से निकल गया आयुर्वेद सीखने का, तो फिर आगे मुश्किल इस प्रकार के होंगे, आगे समय पाना बहुत मुश्किल इस प्रकार का हो जाएगा। मेरा एक सहदेही था उसने शुरू से ही ये तय कर लिया था कि वो एलोपैथी जी की जीपी प्रैक्टिस करेगा। वो वैद्यों के पास आता रहा, लेकिन उसने सीखने की कोई कोशिश ज्यादा नहीं की। और ये पुणे सोलापुर मार्ग पर यवत नाम का स्टेशन है, वहां से एक नाथाची वाड़ी करके देहात बस्ती है, देहात भी नहीं कह सकते उसको। तो उसने देखा कि वहाँ एक दो ही डॉक्टर आते जाते हैं, रेसिडेंशियल कोई नहीं है और ये काफी मुश्किल था वहां जाना भी, साइकिल से जाना पड़ता था, रास्ता ठीक नहीं था। और फिर उसके आसपास अगल बगल में बहुत सारी बस्तियां थी, वहां भी साइकिल से ही जाना पड़ता था तो उसने पहले किराए पर मकान लिया और फिर बाद में अपना मकान तैयार किया, खुद खरीदा और प्रैक्टिस शुरू की तो शुरू में प्रैक्टिस बहुत अच्छी चली क्योंकि कोई डॉक्टर था ही नहीं लेकिन 2 बरस में रास्ते हो गए वहां पे और जैसे रास्ते हो गए वैसे डॉक्टर्स आने लगे और 2 ही बरस में 20 डॉक्टर इर्द गिर्द तैयार हो गए। बीएमएस बीएचएमएस ये मेनली थे एमबीबीएस वाले इतनी इंटीरियर में नहीं जाते हैं, लेकिन सभी के एलोपैथी की प्रैक्टिस जीपी प्रैक्टिस इस प्रकार से उस समय में मैंने आयुर्वेद करने का सोच लिया था, पक्का निर्धार किया था मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा घर की परंपरा तो वैसी थी नहीं और पैसे भी नहीं थे तो मैंने घर पे पहले प्रैक्टिस शुरू की, जो सातारा रोड आदर्श नगर पे है और बहुत इंटीरियर है वैसे घर, प्रैक्टिस के लिए वो बिल्कुल जगह अच्छी नहीं है। फिर मैंने बम्बई शुरू की हर रविवार को मुलुंड और डोंबिवली 2 जगह मैं मामा और चाचा के घर जाता था। फिर बाद में लोनावाड़ा भी इसमें जोड़ दिया और लगातार 1980 से लेकर 90 तक मेरी बम्बई की प्रैक्टिस चलती रही। फिर 3-4 बरस के बाद मैंने अल्टरनेट संडे किया पहले और तीसरे रविवार को इस प्रकार से।
और 83 में मैंने पहला पॉलीक्लिनिक में कदम रखा। और फिर 86 में मेरा दवाखाना खरीद लिया जो सदाशिवपेट में है। तो उसके लिए 1,80,000 रुपए का खर्चा आया। मेरे पास 1,000 भी नहीं थे। 75,000 बैंक लोन और 1,05,000 प्राइवेट लोन, ऐसा लेकर मैं क्लिनिक में उतरा। फिर भी कोलटकर सर को मुझसे ज्यादा विश्वास था कि मेरी प्रैक्टिस चलेगी। और फिर ये प्रैक्टिस शुरू हो गई। मैंने पहले जो प्राइवेट लोन था उसकी वापसी कर दी, क्योंकि वो इंटरेस्ट फ्री था। और फिर बैंक का जिस प्रकार से ईएमआई था उसी प्रकार से देता रहा। और ये लोन खत्म होने पर बैंक का लोन जल्दी वापस किया। 3.5 वर्षों में मैं ऋण मुक्त हो गया। और फिर नया ऋण खरीद कर एक कन्वेनर वाली जो प्लॉट है वो खरीदा। तो मुझे शुरू में मेरे मित्र को तुरंत सहायता मिली, उसको बूस्टअप मिला प्रैक्टिस में। और मुझे काफी झगड़ना पड़ा शुरुआत के 8-9 बरस तक। एक बार 90 तक जब मेरा ये ऋण मुक्त में हो गया, और फिर नया ऋण लेके रविनगर में फिर से प्रैक्टिस शुरू की वगैरह वगैरह, वो अलग बात है। लेकिन उसमें डिक्लाइन आ गया। उसमें पहले स्टेटस को कहा गया और फिर आगे चलकर प्रैक्टिस सीमित हो गई। अभी तो वो रिटायर होने के बारे में सोच रहा है। और ठीक है अभी क्योंकि उस प्रैक्टिस में कोई समाधान नहीं है, केवल जीपी करते रहते हैं। तो ये ज्वर, अतिसार, कास वगैरह इस प्रकार के मरीज ही रहते हैं, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो रेफर करना है, ट्रीट नहीं करना। और चैलेंजिंग कुछ भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उसी समय में हमें ठीक तरीके से सोचना है कि मुझे क्या करना है। चाहे मुझे लगता है कि मेरा रास्ता कठिन है और ज्यादा कष्टदायक इस प्रकार का है, सेटल होने में ज्यादा समय लगेगा इस प्रकार का है, तो भी अगर दीर्घकालीन अनुबंध उसका जो है वो अच्छा है कि मुझे समाधान मिलेगा। ये सबसे अहम चीज है, समाधान मिलना। पैसे मिलते हैं, खलोटकर सर का कहना था कि धन या आनुषंगिक फल होना चाहिए। मेरा कर्तव्य क्या है कि सामने बैठे हुए मरीज को मैं न्याय दे दूं। मेरी पूरी अनुभव या ज्ञान के आधार पर उसको ट्रीट करने की कोशिश करूं। उसके पैसे मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले हैं, कितने मिलने वाले हैं, ये कुछ भी सोचना नहीं है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, ये कहावत है। एक बार आपको यशस्विता मिल गई तो उसके यशस्वी दूसरा कुछ भी नहीं होता। और ये अनुभव मैंने लिया। 1985 में पहली कैंसर की केस जब आई और कल्पनातीत यश उसमें प्राप्त हुआ, तो ये काफी मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाला इस प्रकार का घटनाक्रम था। तो जैसे ही इस प्रकार से सभी लोगों में कब होगा नहीं होगा ये मालूम नहीं है इस प्रकार से, लेकिन हमारी तैयारी इस प्रकार की होनी है कि जो भी मरीज सामने आए मैं ट्रीट करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी मानसिकता कैंसर है, 15 दिन में मरने वाला है, मैं क्या करूं, मैं नहीं लूंगा, इस प्रकार की होती तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैंने इतना ही सोचा, ज्यादा से ज्यादा हुआ मर जाएगा और क्या। वैसे तो एलोपैथी ने कही रही है मरेगा इस प्रकार से, तो कोई ब्लेम नहीं करेगा मरेगा तो। मेरा एक अनुभव हो जाएगा इस प्रकार से। तो हमें इस तरीके से सोचना है। तो कार्य गुरु लाघव जो भी है वो देख के कर्म फलम, कर्म का फल मुझे क्या मिलेगा। इसमें एक बात बताना जरूरी है, मेरे कोलटकर सर से जब मुलाकात
प्री आयुर्वेद में हुई। और वो 1.5 घंटे मुझसे बोले और मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया और मैंने आयुर्वेद में पूरा जीवन समर्पित करने का निश्चय कर लिया। वो पहला टर्निंग पॉइंट था। कि एक बार ये निश्चित हो गया कि मुझे आयुर्वेद में ही करना है और आयुर्वेद में समर्पित होना है इस प्रकार से। तो फिर कोलटकर सर ने सुझाव दिया कि तुम संस्कृत भी साथ में पढ़ना आरंभ करो और मैंने विशारद संस्कृत द्वितीय वर्ष में एडमिशन ले ली। और फिर मेरे गुरुओं की इच्छा के अनुसार और मुझे भी पता था, मैंने व्याकरण में एमए किया और मेरा बीएमएस होने से पूर्व मेरा एमए पूरा हो गया था। हाँ, तो ये दोनों अलग यूनिवर्सिटी थी, एक पुणे यूनिवर्सिटी और दूसरी तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ। और ये काम हो गया इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जिस दिशा से मुझे जाना है उस दिशा में जाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, जो भी करना है, जितने भी कष्ट उठाने हैं मैं उठाऊंगा, ये मेरी बात होनी चाहिए। तो सुबह 5 बजे हम मराठी गुरुजी के पास तर्क संग्रह पढ़ने के लिए जाते थे, पदकृत्य टीका, और रात 10-11 बजे तक क्लिनिक में रहते थे। उस समय में तो अशोक भट्ट सर के क्लिनिक में थे और दिन में कॉलेज और फिर ये तो संस्कृत का क्लास वगैरह वगैरह सभी बातें चलती थी। और इस प्रकार से 74 से 80 तक मैंने काफी प्रयास आयुर्वेद में किए और मेरे पास 76-77 से मरीज आना भी शुरू हो गया। शुरू में तो मैंने मुफ्त में दवा दे दी, रिश्तेदार, कोई मित्र, उन रिश्तेदारों के कोई मित्र वगैरह वगैरह। फिर लोग कहने लगे नहीं नहीं तुम पैसे ले लो। तो मैं 3rd ईयर में था तभी मैंने वमन वगैरह भी करवाए और प्रैक्टिस शुरू हो गई। तो मुझे ये कभी भी आशंका नहीं थी कि मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। छात्र दशा में ही मैंने ये सब शुरू किया था। तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ हम प्रैक्टिस कर सकेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात इस प्रकार की नहीं है। तो कर्मफलम अनुबंधम, तो दीर्घकालीन फलक क्या है ये भी देखना जरूरी इस प्रकार का है। देश काल उच्च, देश और काल ये देखकर इस प्रकार से। तो मैं जब उत्तीर्ण हुआ था तब उसी समय नासिक से मुझे बुलावा आया था कि कॉलेज में ज्वाइन करो अध्यापक के रूप में। मैं अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में पढ़ा रहा था। कोलटकर सर का कहना था कि पुणे में वैसे भी थोड़ी कंपटीशन वगैरह ज्यादा है, नासिक वैसे अच्छी सिटी है और कॉलेज में रहकर प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये बेहतरीन मौका हो सकता है। और यहाँ मुझे कॉलेज में आगे प्रॉस्पेक्ट्स नहीं थे क्योंकि कोलटकर सर मैनेजमेंट के खिलाफ थे और वो मैनेजमेंट उनको शत्रु मानती थी। वो तो मन नहीं मानते थे लेकिन मैनेजमेंट शत्रु मानते थे और मैं कोलटकर सर का छात्र तो मैं भी शत्रु हो गया। तो आगे कुछ चांसेस नहीं थे बढ़ने के। मैं सभी दृष्टि से सर का कहना था कि ठीक है तुम चले जाओ नासिक में इस प्रकार से। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। मैंने कहा मैं जाता हूँ, एक बार देखता हूँ, प्रैक्टिस शुरू करता हूँ, सेटल होता हूँ और फिर आपको बुला देता हूँ। पिताजी मान नहीं रहे थे। तो मैंने और कोलटकर सर ने विचार किया क्योंकि हमारा घर था, एक एसेट, पॉजिटिव एसेट इस प्रकार का था। तो मैंने पुणे में ही रहने का निश्चय इस प्रकार से किया। नासिक में चला जाता तो मालूम नहीं है त्रिस्कंद कोश का कार्य होना वगैरह, ये सभी जो बातें पुणे में रहकर हुई वो शायद नहीं होती, मालूम नहीं। इस प्रकार से वहां पे निर्णय लेना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का था। लेकिन अनिल पानसे, उपेंद्र दीक्षित, विनायक जोशी ये सब पुणे बेस्ड इस प्रकार के छात्र रहे
और गोवा का कॉलेज नया शुरू हुआ फोंडा में, शिरोडा में जो कॉलेज शुरू हुआ था। तो भावी साठे सर प्रयास कर रहे थे कि अच्छे वैद्य वहां पे मिले। तो 5 से मेरे पास आया पूछने के लिए कि क्या करेंगे हम। तो मैंने कहा कि वैसे उसका घर भी बहुत छोटा है। अगर शादी करनी है तो भी दिक्कतें है उसमें, और आर्थिक स्थिति भी घर की बहुत अच्छी थी नहीं। तो उसको अपने ही पैरों पर खड़े रहना था। तो मैंने कहा ये प्रस्ताव अच्छा है, तुम गोवा में चले जाओ, कॉलेज में लग जाओ, और फिर प्रैक्टिस भी शुरू करो। अर्थात उसके माँ का विरोध था। वो इस प्रकार लड़का अपना घर से दूर जा रहा है, ये उसको पसंद नहीं था। फिर भी सभी बातों को सोचकर उसने निर्णय कर लिया और वो गोवा में चला गया। और उसमें काफी अच्छी तरक्की हुई, कॉलेज में ज्वाइन था, कॉलेज में प्रमोशंस मिलते रहे। प्रैक्टिस शुरू की, बहुत सारे छात्र हुए। अपना मकान बनाया अच्छा इस प्रकार से। तो आर्थिक उन्नति भी बहुत अच्छी इस प्रकार के हो गई। वैसी स्थिति अतुल निमकर की रही है। वहां उसको आयुर्वेदीय अर्कशाला सातारा में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। कोलटकर सर ने भी उसके लिए कुछ प्रयास किए, हमारे भी कुछ संबंध थे। तो वो आयुर्वेदीय अर्कशाला में पहले लग गया, और फिर वहां पे प्रैक्टिस उसने शुरू की। फिर उसका एक अजीब नमूना है। एक बूढ़ी औरत उसके पास आती थी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये प्रामाणिकता से उसकी ट्रीटमेंट कर रहा था, उसको काफी अच्छा फायदा हुआ। फिर उसकी डेथ हो गई। और आश्चर्य ये है कि उसके जो निजी रिश्तेदार है वो उसको मानते नहीं थे, उसको कुछ प्यार नहीं देते थे। इसने जो मृत्यु पत्र किया, इसमें अतुल निमकर को उसकी जगह दे दी। तो केवल प्रामाणिकता से काम करने के वजह से कोई आदमी, कोई व्यक्ति संतुष्ट होकर इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर उसमें कोर्ट कचहरी भी हुई, क्योंकि ये रिश्तेदार थे, मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मृत्यु पत्र क्लियर था, अतुल निमकर को जगह मिल गई। उसने रेसिडेंस और अस्पताल बनाया, वहां पे क्लिनिक बनाया, आज भी उसी जगह में है वो। तो देश काल, देश और काल किस प्रकार से है, अनुकूलता प्रतिकूलता किस प्रकार की है, ये देखकर। तो इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। युक्ति दर्शना, ये जो बात बताई, बहुत सारे भावों का विचार करना है। आर्थिक परिस्थिति कैसी है, सपोर्ट में कौन कौन है, विरोध में कौन कौन से लोग हैं, भावनिक परिस्थिति क्या है, और कितने बरस में इसमें सुधार आएगा, इतने जो हम इप्सित साध्य करना चाहते हैं, कर्म फल की अपेक्षा करते हैं, वो कितने दिनों में, कितने महीनों में, वर्षों में साध्य होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना, ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। और यहाँ एक बार निर्णय चूक गया, भूल हो गई, तो काफी पछताना पड़ता है यार। लेकिन यहाँ पे निर्णय सही हुआ तो आगे का हाल ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहता है, और एक सुख समृद्धि हम पा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये बहुत सारे वैद्यों के बारे में इस प्रकार की स्थिति होती रहती है। और हम सब तो मध्यम वर्गीय फैमिली से आए हैं। तो ज्यादा उत्पादन वगैरह वगैरह इस प्रकार का कुछ, या आर्थिक निवेश करने की क्षमता इस प्रकार की तो थी नहीं उस समय में। प्रमोद कुलकर्णी का भी ऐसी प्रकार का उदाहरण है। तो उसका पहला घर चौथे माले पर मैंने देखा है।
फिर उसने जो भी प्रयास किया पावड़न चौक में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए, फिर दूसरी जगह ले ली, अपना मकान बना लिया। अब ये सभी बातें जब इस प्रकार से आर्थिक निम्न स्तर से लेकर ऊंचाई तक जाना है इस प्रकार से, तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और कुछ जोखिम उठाते हुए, ऐसा नहीं होगा कि ये सब अलबेल है अब करें इस प्रकार से। कष्ट तो होंगे ही, कठिनाइयां आएंगी, मुसीबतें आएगी, फिर भी हमने अगर निश्चय कर लिया है कि मुझे इसी रास्ते पर चलना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम निश्चित रूप से इस राह पर चल सकते हैं इस प्रकार से। तो देश कालो च विदिता युक्ति दर्शनात् विशद बुभुषु, ये अहम है कि मुझे वैद्य बनना है, ये इच्छा मन में तीव्र होनी चाहिए कि मुझे ये करना है इस प्रकार से। तो शास्त्र में वो आदितः परीक्षेत, तो पहले शास्त्र की ही परीक्षा करो। विविधानि शास्त्राणि विशेषां प्रचलन्ति लोके, तो ये भी अजीब बात है कि विविध शास्त्र वैद्यों की प्रचलन में है। तो उस जमाने में इस प्रकार से अनेक शाखाओं में अध्ययन उपलब्ध था, ये बात अहम या महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। एक शरक की अलग परंपरा है, आत्रेय की परंपरा है, सुश्रुत दिवोदास धन्वंतरी से सुश्रुत ने लिया है, वो एक अलग परंपरा है। ये काश्यप संहिता, ये एक अलग परंपरा इस प्रकार की रहेगी। और ये निमी वगैरह बाकी जो चाणक्य में है, उनकी शायद कुछ अलग परंपराएं रहेगी। तो विविध प्रकार के शास्त्र प्रचलन में है। अभी तो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, योग है, काफी चीजें अभी है। तो मुझे किस में जाना है, ये परीक्षा पूर्वक करना है, सीख कर करना है कि हाँ ये शास्त्र अच्छा है तो इसमें मैं जाऊंगा। तत्र यन् मन्येत सुमहद् यशस्वी धीर पुरुषा सेवितम, तो सुमहद् यशस्वी धीर पुरुषों से द्वारा जिसका सेवन किया गया है, तो किस प्रकार के लोग इसमें है, इस शास्त्र में व्यवहार इस प्रकार से कर रहे हैं, वो एक प्रकार से इस प्रकार से सुमहद् यशस्वी और धीर इस प्रकार के पुरुष उसमें हो, और उनके द्वारा ये सेवित इस प्रकार का है। अर्थ बहुलम, अर्थ बहुल जो है इस प्रकार का, आप्तजन पूजितम, आप्तजनों द्वारा पूजित इस प्रकार का है। इसलिए मैं अर्थबहुल होने के कारण मैं कहता हूं कि मूल संस्कृत ग्रंथों का ही अध्ययन करना है, ये बात ट्रांसलेशंस में नहीं आती। तो अर्थबहुल होना ये एक अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। त्रिविध शिष्य बुद्धि हितम, तीन प्रकार के जो शिष्य है उन उनके बुद्धि के अनुसार उनके लिए हितकर। तो आपकी बुद्धि कम भी हो तो भी आपको कम से कम व्यवहार तो करना आना चाहिए उस शास्त्र पढ़ने। ये जो तीन स्तर की बात बताई वैसे स्तर समाज में दिखते ही है, ऐसा है। तो अभी हम ट्रेन देखेंगे तो एलोपैथी की जीपी ये सबसे निम्न स्तर है। फिर उनसे ठीक नहीं होता है, उनसे निदान नहीं होता है, तो कंसल्टेंट्स, वैसे तो पहले एलोपैथी के कंसल्टेंट से नहीं जाते, फिर उनसे भी नहीं होते तो सुपर कंसल्टेंट, उसके भी आगे सुपर कंसल्टेंट इस प्रकार के होते हैं। अब वहां भी बात नहीं बनती है तो फिर आयुर्वेद होम्योपैथी इसमें आ जाते हैं। वहां भी निम्न स्तर वाला वैद्य हो सकता है और वो भी ठीक ठीक कर सकता है, लेकिन उससे भी बात नहीं हुई तो फिर आगे उसके गुरु, उससे सुपर कंसल्टेंट, इस प्रकार के बारे में सोचना पड़ेगा।
विविध शास्त्रांनी म्हणजे विविध संहिता, चरक, सुश्रुत एक्सेट्रा अपेक्षित आहे का? आयुर्वेद, ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी एक्सेट्रा असे अपेक्षित आहे? उस जमाने में तो चरक सुश्रुत वगैरह ही है। आयुर्वेद एलोपैथी वगैरह ऐसा तो नहीं है, लेकिन अभी इस सूत्र का अर्थ लगाया जाए तो बहुत सारे शास्त्र है। और मुझे क्या सीखना है, कुछ कम विद्यार्थी इस प्रकार के हैं, छात्र इस प्रकार के हैं कि जिनको एमबीबीएस में एडमिशन मिल रही थी, जो क्वालिफाइड थे एमबीबीएस में मिलने के लिए। वेदांत वैद्य इस प्रकार का एक उदाहरण। घर में आयुर्वेद की बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी उसने सोच समझकर एमबीबीएस के बजाय बीएमएस कोर्स का स्वीकार किया। तो वहां पे हम देख सकते हैं कि एलोपैथी, आयुर्वेद, ये दोनों ऑप्शंस है, दोनों में प्रवेश मिल सकता है। तो भी मंदबुद्धींनी शास्त्राचा ऱ्हास होणार नाही का? अतिमंद नहीं है, मंद है। वैसे बुद्धिमान वैद्य कम ही रहेंगे। चरकाचार्य आत्रेय खुद कहते हैं कि नयता ताता द्रष्टव्यम बुद्धिमता अग्निवेश। तो वो अग्निवेश को भी तुम बुद्धिमान नहीं हो इस प्रकार से कहते हैं। तुम बुद्धिमान होकर इस प्रकार की बातें क्यों पूछ रहे हो, ऐसे कहते हैं। तो अग्निवेश की ये कथा तो बाकी कितने बुद्धिमान होंगे उसकी अपेक्षा इस प्रकार से। तो एक बात स्पष्ट है कि बुद्धिमान लोगों की संख्या कम ही होती है। और ऐसी अवस्था में शास्त्र का प्रचार प्रसार तो होना है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं है लोग इसलिए कुछ लोगों तक ही सीमित रहेगा शास्त्र, तो ये मुसीबत इस प्रकार की हो जाएगी। तो हमें ये देखना है कि ज्यादा लोगों के पास शास्त्र ज्ञान हो और मंद बुद्धि वाले कम हो, मध्यम बुद्धि वाले बेहतर ज्यादा हो और उत्तम बुद्धि वाले भी कुछ लोग हो, इस प्रकार से। तो अगर एक वैद्य के जरिए ट्रीट नहीं हो रहा तो वो उसके गुरु जो है उसके पास भेजता है। जनरल सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। लेकिन ये भी बात नहीं हुई और वहां पे समाधान नहीं हुआ, तो शायद दूसरा कोई उसके भी ज्यादा अच्छा इस प्रकार का वैद्य हो सकता है, उसके पास भेजने की कोशिश करे। त्यावेळी आयुर्वेदाशिवाय अन्य कोणती वैद्यक शास्त्र प्रचलित होती? नहीं थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई अन्य वैद्यक शास्त्र प्रचलित थी, ऐसा नहीं है। मैं एक मानता आया हूं, ये वैद्यक की बात करे, योग की बात नहीं करे, लेकिन योग का मूल उद्दिष्ट मोक्ष प्राप्ति है। योगे मोक्षेश सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम मोक्षे निवृत्तिर निश्शेषा योगो मोक्ष प्रवर्तका, चरकाचार्य ने कहा। तो आयुर्वेद का उद्दिष्ट जो है वो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रशमनम, इस प्रकार का है। वो योग का मूल उद्दिष्ट नहीं है। फिर भी योग अभी भी प्रचलन में है रोग मुक्ति के लिए। तो प्रत्यवाय जो बताए गए हैं योग साधना में, व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य वगैरह वगैरह इस प्रकार से, पहला व्याधि है। और फिर तो द्वंद्वानुभिघातः, ये जो प्रत्यवाय को दूर करने के जो उपाय है वो योग ही बताते हैं। तो उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि योग थेरापिटिक भी अपेक्षित है, क्योंकि व्याधि अगर प्रत्यवाय है और व्याधि को अगर हम दूर करना चाहते हैं योग के माध्यम से, तो वो भी एक वैद्यक जैसा हो जाएगा। प्राणायामेरेव सर्वे प्रशिष्यन्ते मला इति आचार्याणाम तु केषांचित् अन्यत् कर्म न संबद्धम्। केवल प्राणायाम से सभी रोग दूर हो जाएंगे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उस जमाने में ये आयुर्वेद ही था, योग को इस प्रकार से मान्यता थी नहीं थी, एक अलग बात रहेगी कि वैद्यक के हिसाब से। यहाँ अयंगार गुरुजी ने यहूदी मेन्यून की ट्रीटमेंट की योग के द्वारा, और फिर
वो काफी प्रख्यात हो गए पूरे विश्व भर में। उनके योग थेरापेटिक्स चालू हो गए इस प्रकार से। वो सिलसिला आज भी चल रहा है। 2-2, 3-3 बरस का वेटिंग रहता है उनके कोर्स के एडमिशन के लिए। तो कहने का तात्पर्य से ये है कि उस जमाने में बाकी शास्त्र तो थे नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं है, तो केवल आयुर्वेद ही था। लेकिन ये विविध अंगों से समृद्ध इस प्रकार का अष्टवैद्य परंपरा वैसे आज भी केरल में है। तो ये 8 परंपराएं, ये भी बात हो सकती है। तो उसमें से मुझे दिलचस्पी किसमें है ये देखना जरूरी है। मुझे काय चिकित्सा में है, विषय तंत्र में है, शालाक्य तंत्र में है, सर्जरी में है, जो भी है वो इस प्रकार से वो मैं सीखने की कोशिश करूँ। लेकिन सुमहद यशस्वी पूर्व त्रिविध शिष्य बुद्धि हितम, त्रिविध जो शिष्य बुद्धि है उसके लिए हितकर इस प्रकार के। तो अंतिमतः ये होता है कि शास्त्र ही गुरु होता है। अब मेरी जो कंडीशन है, मेरे ऊपर एक सरदेशमुख सर वैद्य है जिनकी उम्र 75-76 हो गया और भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। लेकिन पुणे में वैसे मैं ही सीनियर मोस्ट इस प्रकार का हो गया सरदेशमुख के बजाय। अब मुझे जब दिक्कतें आती है, मुझे जब प्रैक्टिस में कठिनाई आती है, तो मैं किसको पूछूं? कोलटकर सर जब तक थे तो उनसे सलाह मशवरा करते थे, उनसे सलाह परामर्श लेते थे। अभी फणसरकर भी चले गए, कोलटकर भी चले गए, वेणुमाधव शास्त्री भी चले गए। तो अभी मैं किससे बात करूं? तो कोई चारा नहीं है, मूल ग्रंथों को पढ़ते रहना है, मूल ग्रंथों से सहायता लेनी है, यही बात हो सकती है। तो ग्रंथ ही परम गुरु इस प्रकार के है। फिर भी केवल ग्रंथों से जानकारी मिलेगी ऐसा नहीं है। अभी जो परिवर्तन आ गए हैं लाइफस्टाइल में, उसका कारण आधुनिक विज्ञान इस प्रकार का है और उसके बारे में हमें सजग होना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है और फिर उस दृष्टि से भी ये कैंसर जैसे विकारों को देखना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि मैं अगर नई संहिता जो लिखूंगा वो भी त्रिविध शिष्य बुद्धि हित होनी चाहिए कि मंदबुद्धि बुद्धि वाला वैद्य हो तो भी उससे प्रैक्टिस वो चला सके। मध्यम बुद्धि वाला है वो उसमें थोड़ा तरक्की करे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस ट्रीट करे, और उत्तम बुद्धि वाला जो है वो आगे चलकर नई संहिता कैसे बनानी है वगैरह उसके बारे में सोचे। कालानुरूप युगानुरूप संहिता जो बननी चाहिए उसके बारे में सोचे। तो अनुक्तार्थ ज्ञानाय ये जो बात बताई गई है, तो ये अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। 2014 में राजीव दीक्षित जी को सुनकर आयुर्वेद का महत्व जानने के बाद मैंने भी निश्चय किया है कि कुछ भी हो मुझे आयुर्वेद करना है, आयुर्वेद के लिए समर्पित होना है। कई कारणों से प्रवास करने पर भी बीएमएस नहीं कर पाया, लेकिन आयुर्वेद तो करना ही है। इस संकल्प के कारण ईश्वरीय कृपा से मुझे पहले लॉकडाउन में धर्माधिकारी सर अभिजीत सराफ सर के ऑनलाइन व्याख्यान मिल गए। तब से लगातार उनके व्याख्यान से मूल ग्रंथों का अध्ययन चालू है। पिछले साल से आपको सुनकर सीख रहा हूँ सर। हृदय से वैद्य होने की चारों पुरुषार्थों को पाने की इच्छा है सर, कृपया आप आगे मार्गदर्शन कीजिए, क्या करूं? लेकिन फिलहाल करते क्या है? तो अगर तुम वैद्य नहीं हो, अभी एडमिशन नहीं मिली है, तो उम्र कितनी है, करते क्या है, एक बार मुझे फोन करना बाद में। तो मैं कुछ इसके बारे में सुझाव दे सकूं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि
त्रिविध शिष्य बुद्धि हितम, त्रिविध शिष्य बुद्धि के लिए हितकर इस प्रकार का शास्त्र होना चाहिए। तो लिखने वाले की जिम्मेदारी होगी कि ये भली भांति इसी प्रकार से करे। अपगत पुनरुक्त दोषम, तो पुनरुक्ति का दोष उसमें नहीं होना, ये दोष माना जाता है। फिर आत्रेय यही खुद कहते हैं कि एक बार कही गई चीज अगर दूसरे संदर्भ में आवश्यक है इसलिए उसको दोहराते हैं तो पुनरुक्ति दोष नहीं है। इस प्रकार से आर्षम, तो ये एक कठिन काम है। आर्ष का मतलब ऋषि से उत्पन्न हुआ वो आर्ष है। अब शायद वाग्भटाचार्य इस प्रकार के ऋषि परंपरा में वैसे नहीं थे और इसलिए उनके ग्रंथ को मान्यता नहीं मिल रही थी। तो अंतिम अध्याय में उत्तर स्थान के उन्होंने जो श्लोक लिखे हैं उसमें से ऋषि प्रणीते प्रीतिश्चेन मुक्त्वा चरक सुश्रुतो भेड़ाद्यः किन्न पठ्यन्ते तस्मात् ग्राह्यं सुभाषितम्, ये श्लोक उन्होंने लिख दिया कि अगर ऋषि प्रणीत है इसीलिए प्रीति है, इसीलिए ग्रंथ पढ़ते हैं, तो मुक्त्वा चरक सुश्रुतो, चरक और सुश्रुत को छोड़कर भेड़ आदि जो संहिता है वो क्यों नहीं पढ़ी जाती? तो इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से चरक सुश्रुत लिखे गए हैं उस तरीके से ये लिखे नहीं गए, क्योंकि समझने वाले जो लोग हैं उनकी बुद्धि अलग अलग इस प्रकार की है, उनकी क्षमता अलग अलग है। बुद्धेर विशेष तत्रासित नोपदेशांतरम मुने तंत्र से करता प्रथम अग्निवेशो यतो भवति। बुद्धि विशेष थी अग्निवेश की और इसीलिए तंत्र का प्रथम करता वही हो गया। तो तस्मात् ग्राह्यम सुभाषितम, जो सुभाषित है वो ग्राह्य है। ऐसा नहीं होना है कि किसी बच्चे ने कहा है, कोई ऋषि नहीं है उसने कहा है तो वो ग्राह्य नहीं है। इस प्रकार से अगर हम खुद ऋषि बन सकते हैं तो एक अलग बात है कि रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपोज्ञान बलेने यशांत कालम अमलम नानम अव्याहतन सदा आपता शिष्टा विविधास्ते तेषां वाक्यम असंशय। उस अवस्था को मैं अगर पहुंच पाता हूँ, उस अवस्था को कोई भी वैद्य पर पहुंच पाता है तो ऋषि बन जाएगा। और फिर उसका ग्रंथ है जो आर्ष कहा जाएगा, ऋषि प्रणीत इस प्रकार का कहा जाएगा। वो बने न बने फिर भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार में इस प्रकार का ऐसे रहेगा कि सुभाषित अगर है, जो कुछ लिखा गया है वो अच्छा है, वो ज्ञान से समृद्ध इस प्रकार का है, अनुभव से समृद्ध इस प्रकार का है, तो फिर भी लोग उसको मानेंगे और उसके आधार पर आगे चलेंगे। पुनरुक्त दोषम आर्षम सुप्रणीत सूत्र भाष्य संग्रह क्रम। सूत्र भाषा संग्रह ये क्रम सुप्रणीत जिसमें है। अब चरक का क्रम और वाग्भट का क्रम या सुश्रुत का क्रम देखते हैं तो इसमें काफी अंतर है और वैसे चरक का क्रम समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है जब हम वाग्भट का क्रम देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये उनके हिसाब से सुप्रणीत सूत्रार्थ संग्रह क्रम इस प्रकार का है। तो जिस प्रकार से वो सोच रहे थे उस प्रकार से हम सोच नहीं रहे, यही न्यूनता है। और उस न्यूनता को अगर पूरी करने की कोशिश करेंगे तो शायद जो वो कहना चाहते हैं उस तक हम पहुंच पाएंगे। तो एक मैंने जो गुरुकुल जब आरंभ हुआ, मैंने गुरुकुल का प्रस्ताव छात्रों के सामने रखा तो मेरे और कोलटकर सर के मिलके 40 विद्यार्थी छात्र जमा हुए थे। पड़सरे करके एक छोटा देहात है पाली गणपति के नजदीक, वहां पे हम इकट्ठा हुए और मैंने शुरू में जो व्याख्यान दिया कि आयुर्वेद आयुष का वेद है और आयुष 4 घटकों से बना है।
नित्य ग है, नित्य बदलने वाला है। तो एक बदलने वाले भाव के बारे में बताते हैं और हिताहित बताते हैं उसके बारे में, वो भी बदलने वाला है। तो एक बदलने वाले भाव को लेकर बदलने वाले भाव के बारे में विवरण करते हैं और फिर भी आयुर्वेद को शाश्वत कहते हैं। ये कैसी बात हो सकती है? तो ये सवाल भी किसी के मन में नहीं उठता। किस समय फोन कर सकता हूँ सर? सुश्रुत सर का नंबर है मेरे पास, आपका नहीं। ठीक है। ये लेक्चर होने के बाद करो। सुश्रुत सर पे फोन पर करो। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ऐसा रहेगा कि जो क्रम की बात वहां पे की है, हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि मूल ग्रंथों का अध्ययन हमें बार बार करना चाहिए। एक बार करने से बात नहीं होगी, बार बार करना है। जब हम थीसिस लिखते हैं एमडी या पीएचडी के लिए, तो क्या करता है, एक बहुत छोटा टॉपिक होता है वास्तव में, और जितना छोटा ले वो इतना अच्छा रहता है। फिर भी हम उसके बारे में थीसिस में कैसे समावेश करें, उसका इंट्रोडक्शन क्या करें, टॉपिक क्यों चुना, इसके बारे में क्या बताए, उसका महत्व क्या है, और फिर हमारी सामग्री क्या है, किस प्रकार से मैं कार्य करने जा रहा हूँ, और पॉसिबल जो भी उसमें से आउटकम्स होंगे उसके बारे में एनालिसिस कैसे करूंगा, और फिर निष्कर्ष किस प्रकार से निकालूंगा, वगैरह वगैरह। तो एक छोटे विषय को लेकर हमें इतना सारा देखना पड़ता है। तो आयुर्वेद तो सागर जैसा है। बहुत सारे विषय है, अष्टांग है, और तंत्र युक्ति का विचार इसके पीछे है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से जाए, किस प्रकार से संहिता का निर्माण करे, ताकि समझने वाले को आसानी इस प्रकार की हो, और इन टोटलिटी संपूर्ण ज्ञान आयुर्वेद का उसमें से प्राप्त हो। ये बात कैसे होगी इस प्रकार से? वैसे तो बार बार करते रहते हैं तो संपूर्ण समूचा ज्ञान होने लगता है। जो दो संदर्भों को जोड़ना ये बात होती है, वो भली भांति उस समय में बन सकती है अगर आपको पूरा ग्रंथ कंठस्थ इस प्रकार का हो। तो फिर मैं मानता हूं कि ये बात समझेंगे तो शायद आयुर्वेद शाश्वत क्यों है। बदलने वाले भावों के बारे में बदलने वाले जानकारी देखकर भी आयुर्वेद शाश्वत है, ये बात कैसी हो सकती है, उसके बारे में कुछ पता चलेगा। और हमें उस दृष्टि से विचार करना है। फिलहाल कंडीशन तो ऐसी है कि लोगों को मूल ग्रंथों से कुछ लेना देना नहीं है। परीक्षा पास होने के लिए एक अलग टेक्निक है। तो परीक्षा देके अगर आगे बढ़ जाते हैं, डिग्री मिल जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाता है, चाहे कॉलेज में नौकरी मिल जाती है, एलोपैथी की जीपी करते हैं, बस इसी में धन्यता हो जाती है। तो मूल ग्रंथों को पढ़ भी नहीं पाते। अर्थ समझने की, अर्थ बताने की तो बात ही छोड़ो, योग्य तरीके से अगर मूल ग्रंथों को पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे क्या सोचेंगे उसके बारे में। इसलिए मैंने अभी ये जयपुर में, उदयपुर में था मैं, तो बनवारी लाल गौड़ जो बुजुर्ग वैद्य है जयपुर के, 76 बरस के है अभी, वो नजदीक वाले कमरे में थे। वहाँ 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई थी आयुर्वेद की, और हम जिस दिन पहुंचे उसी दिन वो खत्म हुई थी। लेकिन ये 1-2 दिन रहने वाले थे। तो सुबह जाकर मैंने उनसे काफी बातें की।
तो उनका भी कहना था हाँ मूल ग्रंथों का अध्ययन नहीं हो रहा, पढ़ भी नहीं पाते हैं, अर्थ करना वगैरह तो और मुश्किल, इस प्रकार की बात है। और इसका नतीजा ये रहा है कि मूल ग्रंथों को निकाल रहे हैं सिलेबस से। ये तो और अजीब बात है। जो मूल स्रोत है वही अगर हम निकाल देंगे तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, इस प्रकार से। आज कम से कम परीक्षा के लिए भाषांतर ही से, लेकिन लोग पढ़ते हैं। मूल रूप से ग्रंथ पढ़ना ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, और वो भली भांति कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। फिर भी अभी कुछ ना कुछ प्रयास इसके बारे में करने जरूरी है। और फिर सूत्र भाष्य संग्रह क्रम सुप्रणीत होना है। तो मुझ पे यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं जब अपनी संहिताओं का निर्माण करूंगा, लिखूंगा नई संहिता, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कहाँ पे क्या सन्निवेश करना है, स्थान कौन से होने हैं, अध्याय कौन से होने हैं और किस क्रम से होने वाले हैं वगैरह वगैरह, इस सभी के बारे में पहले बहुत सोच विचार करके ये करना है। अभी कंप्यूटर के जरिए थोड़ा आसान है कि पहले कहीं निवेश किया, फिर लगा नहीं नहीं यहाँ बराबर नहीं है, इस जगह पे चाहिए, तो वहां से उठाकर दूसरी जगह डाल सकते हैं। ये तो कॉपी पेस्ट वाला मामला बिल्कुल आसान है। लेकिन विचार परंपरा तो होनी चाहिए कि क्या करना है मुझे, विचार तो मेरे मन में होने जरूरी इस प्रकार के है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस प्रकार की हो जाती है, और उसको भली भांति निभाना इस प्रकार का आवश्यक है। तो ठीक है, कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः